फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी को हम बेहतर नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ये क्लास 10th का वीडियो है। फर्स्ट अध्याय का रिवीजन करते चलेंगे। 14 दिन में हम 14 जो भी 13 पार्ट हैं 13 पार्ट 13 दिन में करेंगे। फिर इनके MCQ करेंगे और पहले के भी वीडियो अपलोड हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हुए। इसी प्रकार की वीडियो 12th क्लास वालों को भी मिलेगी। तो चलिए पहला यहाँ पर देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशंस यहाँ पर और रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम अध्याय में क्या सीखेंगे, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानें, रासायनिक समीकरण लिखना और संतुलित करना। तो हम यहाँ ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन क्या पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। रासायनिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुई है। याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन में, देखो भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्था बदलती है, यानी नया पदार्थ नहीं बनता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अवस्था बदलती है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके बाद में दैनिक जीवन के उदाहरण, गर्मियों में दूध का खट्टा हो जाना, गर्मियों में दूध अपने आप खट्टा हो जाता है, ये कैसी प्रक्रिया है। लोहे की कील पर जंग लगना, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना और हमारा सांस लेना, ये सभी हम लोग देखेंगे कि कैसी प्रक्रिया है। तो इसके बाद में देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण देखेंगे। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है, हम इन चार में से कोई भी बदलाव देख सकते हैं। कैसे हम लोग जान पाएंगे कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है या भौतिक अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पर मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये हम कैसे जान पाएंगे। तो यहाँ पर अवस्था में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, रंग में परिवर्तन दिखाई देगा, गैस का निकास उत्सर्जन आपको दिखाई देगा, तापमान में परिवर्तन दिखाई देगा। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया हुई है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस के निकास में उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन मिल रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण मिलेंगे। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। तो अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। पहले शब्द समीकरण यह सबसे सरल तरीका है। जैसे आपने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें से अभिकारक कौन से हैं, वे पदार्थ जो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन, मतलब उनको हम लोग कहते हैं कि वो अभिकारक हैं। अभिकारक का मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेते हैं। उत्पाद का मतलब क्या होता है, जो तीर के उस साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लिखा है, क्रिया में बनने वाले नए पदार्थ जो है उत्पाद कहलाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद हो गए, मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखना, कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं, शब्दों की जगह क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण का लिखना। उदाहरण जैसे Mg प्लस O2, तो ये हो जाएगा 2Mg, मतलब MgO मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड, संतुलित करोगे तो 2Mg प्लस O2 2MgO। इस तरीके के समीकरण को ढांचा समीकरण यानी स्केटल इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें हमेशा चेक करना पड़ेगा कि LHS के परमाणु और RHS के परमाणु बराबर हैं कि नहीं है संख्या में। तो यह एक असंतुलित समीकरण है, अनबैलेंस समीकरण है जो ऊपर लिखी है। ये Mg प्लस O2 इधर वाली ये कैसी है, यह है असंतुलित समीकरण, क्योंकि तीर के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, यानी अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। अगला देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, क्यों संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 मिनट। यहाँ पे देखेंगे समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो क्या होता है, ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसीलिए संतुलित किया जाता है। इसका मतलब अभिक्रिया के पहले और बाद में, अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहनी
चाहिए। अब देखते हैं इसके आगे। जैसे है समीकरण संतुलित करना, तो एक होती है हीट एंड ट्रायल विधि। तो यहाँ पर आप लोग जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी Fe+H2O, और यही सबसे अच्छी विधि है। और एरो के बाद में लिखा है Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे? एक तरफ लिख लेंगे LHS के परमाणु और एक तरफ लिख लेंगे RHS के परमाणु। LHS में इसमें देखेंगे आप लोग, तो देखेंगे लोहा का, देखो आयरन का एक है, और आयरन का यहाँ पे ये आयरन लिखा है, आयरन का यहाँ पर देख लीजिए एक है, हाइड्रोजन का ये दो है और ऑक्सीजन का एक है। और इस साइड में आयरन का यहाँ पे तीन है, और मतलब आयरन का तीन है और हाइड्रोजन का दो है, लेकिन ऑक्सीजन के चार हैं। तो इनको हम लोग संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के बाद यहाँ पर ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि इसमें अलग तरीके से लिखा गया है। चलिए आप देखेंगे हम लोग भौतिक अवस्था के संकेत लिखें, भौतिक अवस्था के संकेत लिखें। अगर आप संतुलित वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। भौतिक अवस्था के संकेत लिखिए। तो हम लोग ठोस को सॉलिड कहते हैं, इसलिए यस से इसको व्यक्त करते हैं, और द्रव को गैस कहते, मतलब द्रव को यहाँ पे देखेंगे जी से, और जलीय विलयन को एक्वस कहते हैं, इसलिए AQ से प्रदर्शित करते हैं, लिक्विड को यल से। अब देखो ये अंतिम समीकरण यहाँ पे संतुलित होकर दिखाई गई है, जिसको आप लोग देख सकते हैं 3Fi+4H2O एरो Fi3 और 4H2। समीकरण को और सूचना पूर्ण बनाना, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा गया है CO+H2 2H2 340 ATM परासर दाब और मेथिल एल्कोहल बन गया है इधर लिक्विड। उदाहरण 2 प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, 6CO2+12H2O एरो, सूर्य का प्रकाश, फिर ग्लूकोज, फिर ऑक्सीजन, फिर जल। इसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के हम लोग पढ़ेंगे प्रकार। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आ गई कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, यानी दो कितने भी पदार्थ मिल जाए लेकिन बनेगा उत्पाद केवल एक ही। उदाहरण जैसे बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, CaO को। देख यहाँ पे देखो रिएक्शन भी लिखी CaO+H2 एरो CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, मतलब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिला, लेकिन बना एक ही चीज, केवल जल, और ऊष्मा भी निकली। तो दीवारों की सफेदी करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, CaOH का होल ट्वाइस का, माने बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपी क्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जैसे कि अभी ऊपर मैंने दिखाया उत्पाद भी बना लेकिन ऊष्मा भी बना, तो यह एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी क्रिया भी कहलाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड वाली क्रिया एक ऊष्मा क्षेपी क्रिया भी है। अन्य उदाहरण जैसे प्राकृतिक गैस का दहन यानी मीथेन गैस का दहन, यहाँ पर देख सकते हैं मीथेन गैस का दहन ये ऊपर, और यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी ही बनी है, तो यहाँ पर जो है जल भी बना, लेकिन यहाँ पर जब दहन होगा तो ऊष्मा भी बनेगी। श्वसन जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा भोजन जो ग्लूकोज के रूप में होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, साथ में एनर्जी भी देता है 38 ATP। तो ये भी एक कैसी ऊष्मा, मतलब ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है, तो हम लोग उसको ऊष्मा शोषित क्रिया कह सकते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, खाद बनाते हैं तो भी उसमें से गर्मी निकलती है, आपने देखा होगा। अगला देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। परिभाषा, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन के लिए ऊर्जा आवश्यक है। यह ऊर्जा हो सकती है या तो देखो वियोजन अभिक्रिया कराने के लिए या तो आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, या तो प्रकाश की पड़ेगी, या तो एनर्जी यानी विद्युत की पड़ेगी। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना, इसको आप लोग याद रखेंगे। और वियोजन अभिक्रिया है तीन प्रकार की, एक ऊष्मीय वियोजन, एक वैद्युत वियोजन, एक प्रकाशीय वियोजन। मैंने कुछ अभिक्रियाएं, कुछ पदार्थ टूटते हैं ऊष्मा से तो उसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, कुछ पदार्थ विद्युत से बिजली से तोड़े जाते हैं तो उसको हम लोग विद्युत वियोजन, और कुछ पदार्थ सूर्य के प्रकाश में हो जाते हैं तो उनको हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन
ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। एग्जाम्पल फेरस सल्फेट 2FeSO4 एरो ऊष्मा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये ऊष्मा से हुई है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। अगला देखें, क्रिस्टल का हरा रंग भूरा रंग में बदल जाता है। ये पहले हरा था फेरस सल्फेट, अब ये किस कलर में बदल गया है, भूरे में बदल गया है। उदाहरण, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरी रिएक्शन जो है ये भी ऊष्मीय क्रिया है, CaCO3 ये ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे बना और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये ऊष्मीय क्रिया है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे ऊष्मीय वियोजन। लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट रंगहीन होता है, को गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। ठीक, लेड ऑक्साइड 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 में बदल जाता है। मुख्य अवलोकन, भूरे रंग का इसमें धुआं निकलता है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाया भी गया है भूरे रंग का धुआं। यहाँ पे ये क्या दिखाया गया, भूरे रंग का धुआं दिखाया गया है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, जो NO2 का है। ये किसका है, तो ये भैया है NO2 का धुआं है ये वाला। ठीक, तो ये हो गया आपका ऊष्मीय वियोजन। अब हम लोग देखेंगे अन्य वियोजन यानी वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो वैद्युत वियोजन यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक, तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण, जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, यहाँ पर देखो मतलब वो भी दिखाया गया है डायग्राम भी, तो इसमें से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन अलग परख नली में हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग परख नली में बन जाएगी। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर साथियों हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है। H2 मात्रा O2 से दुगनी होती है। देखो यहाँ पे H2 के 2 अणु हैं, परमाणु मतलब अणु है, और ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो ऑक्सीजन से डबल हाइड्रोजन बनेगी। हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर, क्योंकि एनोड होता है प्लस, एनोड होता है, 1 मिनट, इसमें एनोड माइनस है, हाँ एनोड है माइनस और कैथोड है प्लस। ठीक, तो इस तरीके से याद रखेंगे। इसके बाद में प्रकाशीय वियोजन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन जो है प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे Ag सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, सूर्य के प्रकाश में 2Ag प्लस Cl2 बनाता है गैस, सफ़ेद से धूसर रंग हो जाता है, इसका सफ़ेद होता है, फिर ये धूसर रंग हो जाता है इसका सिल्वर का। इसके बाद में AgBr, सूर्य का प्रकाश में ये भी Ag सिल्वर अलग हो जाता है, Br अलग हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखो किसी का प्लेस हटाएगा कोई परिभाषा, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। 1 मिनट, उसके स्थान से जो है विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोना। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो पहले विलयन नीला था, लेकिन कुछ देर बाद ये विलयन कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, लाल भूरा, मलिन या हरा विलयन हो सकता है। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील, इसलिए लोहा क्या करता है, कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है। उदाहरण दूसरा, जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस यू, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील, इसलिए जिंक भी कॉपर को हटा देता है। अब हम लोग देखेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर ये देखिए पूरा रिएक्शन दिखाया गया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच यहाँ पर अभिक्रिया, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट और 2NaCl, माने अवक्षेप बनेगा बेरियम सल्फेट का, सफ़ेद अवक्षेप, ये जो तली में बैठ जाएगा, और इसके बाद में नमक भी इसमें बनेगा। अवक्षेप हुआ पदार्थ जो जल में घुलता नहीं, अविलेय होता है और जो तली में बैठ जाता है, तो इसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अगर अवक्षेपण अभिक्रिया लिखने के लिए आए तो भी यही लिखोगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखने के लिए आए तो भी यही लिखोगे। नेक्स्ट है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को ही हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो ये हो जाता है कॉपर की सतह पर जो है काली परत चढ़ जाती है, तो ये होता है उपचयन। दूसरा है अपचयन। वैसे कॉपर की परत पर कौन सा कैसी परत चढ़ जाती है, वैसे कॉपर पर हाँ चांदी पर काले रंग की
चांदी पर काले रंग की चढ़ती है, सिल्वर पर, तांबे पर हरे रंग की चढ़ती है। यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा, आप लोग समझ लेना। अपचयन अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अपचयन अभिक्रिया। यानी एक उपचयन याद कर लीजिए तो रिडक्शन अपने आप याद रहेगा, उसके विपरीत है। उदाहरण, गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे तो कॉपर और जल बनेगा, काली परत भूरे रंग की हो जाती है। अगला देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं। जैसे ये रिएक्शन लिखी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CuO ऑक्सीजन हट रही है तो इसका हो रहा है अपचयन, CuO का अपचयन हो रहा है, Cu बन रहा है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रही है इसलिए ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो इसका हो रहा है उपचयन। तो उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसके अन्य उदाहरण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ZnO प्लस सी एरो Zn प्लस CO, MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2। दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव, तो संक्षारण सबसे पहले देखते हैं। कोरिजन, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, भूरे रंग की परत का चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे पर हरी रंग की परत का चढ़ना। इसके बचाव के उपाय करना है तो आप लोग टिनीकृत कर सकते हैं धातुओं को, पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस चढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगला है विकृत गंधिता, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो उपचयित हो जाती है ऑक्सीजन से क्रिया करके, और स्वाद और गंध बदल जाते हैं, यानी वो खाने के योग्य नहीं रह जाती है। बचाव प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग कर सकते हैं। चिप्स बनाने वाले पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो साथियों, ये थे हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हो चुका है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही नोट्स आपको मिलते रहेंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको नोट्स बहुत अच्छे बोर्ड के मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो से जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, हाइप भी कर देना वीडियो को आप लोग। थैंक यू सो मच।